नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और आज बात करते हैं कुछ अपॉइंटमेंट की। और वो अपॉइंटमेंट अभी लेटेस्ट में है। यानी मतलब कहने का ये है कि अपॉइंटमेंट का सिलसिला ये है कि कभी एक साथ नहीं होते सारे अपॉइंटमेंट। कभी कभी आपने देखा होगा कि 1 मंथ में आपको तकरीबन 10 भी अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं। और कभी कभी होता था 2 भी अपॉइंटमेंट ना मिले। ठीक है, क्योंकि सबका एक अपना कार्यकाल होता है, लेकिन इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबका अपॉइंटमेंट एक साथ नहीं हो सकता। बैंकिंग सेक्टर है या कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ दूसरी भी और संस्थाएं हैं। ठीक है, तो कई प्रकार की संस्थाओं में क्या होता है कि एक साथ अपॉइंटमेंट नहीं होंगे। मालूम चला कभी आपको आर्मी का हेड मिला तो नेवी का हेड नहीं मिला ना। तो ये चीजें थोड़ी सी रहती हैं। लेकिन अभी एक लेटेस्ट बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट है और वो काफी दिन से वेटिंग में था। आप सोचिए कि 2017 से चला आ रहा था। मैंने उसको तकरीबन काफी इंस्टीट्यूट में जहां पढ़ाया एक ही नाम पढ़ाया। 2017 से एक नाम चला आ रहा था, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। और वो सबको पता था, रेखा शर्मा। तो काफी समय से वो नाम जो है वो चर्चा में था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पॉइंट क्या है। अब इसमें ये जो लिखा हुआ पॉइंट है इसको देखेंगे आप। क्योंकि जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं ना हम, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो 2017 से लेकर के का कांस्टेंट अगर देखें तो उनको एक साल तो वैसे कार्यवाहक बना दिया। फिर 18 से 21, 2018 से 21 और फिर 21 से 24। वैसे कार्यकाल जो होता है, टर्म ऑफ ऑफिस, जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 3 इयर्स है। उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है पॉइंट एक, कि एक तो ये पॉइंट हो गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। देखिए यहां लिखा है कि विजया किशोर रहाटकर। अब ध्यान से पढ़ेंगे इस बात को। देखिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन इसका पीसीएस में भी आ गया और हमें उम्मीद है कि आने वाले जितने भी एग्जाम है, देखिए आजकल एग्जामों का क्या माहौल है, किसी का एग्जाम हो रहा तो समझ में आता है, किसी किसी का समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा। जैसे आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा कौन सा फॉर्म आया नहीं आया, आ भी रहा या आएगा या नहीं, कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि फिजूल की बात करने क्या मतलब बनता है। कुछ आएगा तो सबको दिखेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। कुछ आएगा तो सिर्फ एक व्यक्ति जानेगा, ऐसा कभी हुआ है क्या? अगर कोई नोटिफिकेशन आता है और आप उस फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंफर्म पता चलेगा। हाँ, अलग फील्ड की कोई नोटिफिकेशन आए, आप उससे जुड़े नहीं, तो वो चीज आएगी और चली जाएगी, आप ध्यान भी नहीं पाओगे। तो विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का 9वां अध्यक्ष बनाया गया। यहां हर चीज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो अध्यक्ष का क्रम है वो 9 नंबर का है। इसका मतलब इनसे पहले 8 लोग अध्यक्ष के पद पे रहे होंगे। क्योंकि महिला आयोग है तो इसमें जितने मेंबर हैं या चेयरमैन, ठीक है, तो जितने भी लोग हैं वो सब क्या होंगे, महिला ही होंगे। आप पॉइंट आगे देखते हैं। फिर लिखा है इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। हो सकता पूछ लें क्योंकि ये सबसे लंबे समय तक रही, इनको लगातार 2 कार्यकाल मिल गए, अभी तक किसी को 2 कार्यकाल मिलने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा क्या लिखा है, रहाटकर जो है ये महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। जैसे राज्य महिला आयोग होते हैं वैसे केंद्रीय महिला आयोग होता है। जैसे यूपी में, बिहार में, झारखंड में, हर जगह इनका काम ही है महिलाओं की समस्याओं को सॉल्व करना। तो अब इसमें क्या है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बिलोंग करती है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि रेखा शर्मा इसको ये विजया किशोर रहाटकर कहाँ के, वैसे ही बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई है। फिर लिखा है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है 1990 का। ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब लाया गया। बहुत हमने कई बार इसको पीसीएस में देखा है मिलाते हुए। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, और सबको आमने सामने करके मैच कराओ। फिर लिखा है कि धारा, सेक्शन है, ये अधिनियम है तो इसका सेक्शन कौन सा है, 3 है। इसके तहत है उनकी नियुक्ति की गई है। अब इनकी नियुक्ति कौन किया है, नियुक्ति करने का अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट को है। ठीक है, फिर क्या पॉइंट है, हालांकि प्रेसिडेंट को बताने वाला कौन कौन व्यक्ति है, वो हमारी जो है कैबिनेट है।
कैबिनेट का मुखिया पीएम होता है। अब यहां पॉइंट क्या लिखा है कि अर्चना मजूमदार एक फीमेल जिनको 3 साल के कार्यकाल के लिए सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। ठीक, अभी अर्चना मजूमदार का नाम चर्चा में आया। ऐसे इसमें और भी महिलाओं की संख्या होगी। महिलाओं की संख्या वो कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन आप महिलाओं की संख्या ना पढ़िए। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट अर्चना मजूमदार, इंपॉर्टेंट इज डेट विजया किशोर रहाटकर। ये ध्यान रखेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है इसमें पॉइंट आता है, फिर लिखा है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। तो कार्यकाल हमने बता रखा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हो। मान लो किसी व्यक्ति की आयु है 60 साल, उसका अपॉइंटमेंट हो गया, वो 60 साल की एज में है। अब चूंकि 3 वर्ष या 65 वर्ष इनमें से जो पहले पूरा होगा, ये कंडीशन हमारे यहाँ लगती है। जैसे आप देखेंगे तो हमारे यहाँ सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसका कार्यकाल अलग है। यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर, उनका भी कार्यकाल क्या है, अलग है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका भी कार्यकाल कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल सेम तो नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस अलग है। अब 60 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो मान लो 3 वर्ष है। अब अगर 3 वर्ष हम जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो 63 वर्ष में क्या होगा, उस पद से हट जाएगा। अब इसको 60 साल का व्यक्ति है तो इसमें हम 65 नहीं जोड़ सकते, 65 जोड़ेंगे तो 5 साल बना रहेगा, ये नहीं हो सकता। और मान लो किसी व्यक्ति की आयु 63 है तो फिर 63 में 3 नहीं जोड़ेंगे, 63 3 मतलब हो गया 66, ये ज्यादा हो गया। मतलब कहने का 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता हो वो हटेगा। तो मतलब 63 साल की अगर कोई महिला है तो इस पद पे 2 ही साल रहेगी। मतलब कहने के है कि 65 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 3 वर्ष से भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 3 वर्ष या उससे 3 वर्ष ही होना चाहिए उधर। तो अगर कोई महिला 55 साल की है तो भी 3 वर्ष, 60 साल की तो भी 3 वर्ष, अगर 62 साल की तब तो फिट है, 3 इधर 5 उधर, तब तो क्लियर हो गया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इन्होंने 22 अक्टूबर 2024 को अपना कार्यभार संभाल लिया है, क्योंकि काफी समय से ये अपने आप में क्या था, एक अपॉइंटमेंट पेंडिंग चल रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रेखा शर्मा का स्थान लिया है, विजया किशोर रहाटकर है, 90 नंबर की हैं। ठीक है, ये सारी बातें। और ये जो पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग कैसा आयोग है, तो ध्यान रखेंगे ये एक विधिक आयोग है, ये एक विधिक आयोग है, या इसको आप संविधिक भी कह सकते हो ना, संविधिक कह सकते हो, संविधिक आयोग। संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक होता तो आर्टिकल के साथ आता। संविधिक है, इसका मतलब मेड बाय द पार्लियामेंट, तो संसद ने बनाया है 1990 में ना। और फिर इसमें अपॉइंटमेंट 1992 से हुआ है, मतलब इसकी वर्किंग जो है 1992 से है। तो अगर 1992 में देखें तो जो सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी उनका नाम था जयंती पटनायक, जयंती पटनायक। और ये बिलोंग कहां से करती हैं, उड़ीसा से। ठीक है, राजनीतिक परिवार से हैं जयंती पटनायक। ये अब हमारे बीच नहीं रही, 2022 में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पे जानी जाती है। तो इसको इतना पढ़ लेंगे तो हमें लगता है आपका पीसीएस, आरओ, XYZ, आप रेलवे, ठीक कोई भी पेपर दे रहे हो आपका सब में इसमें भला हो जाएगा, कहीं कोई डाउट ही नहीं है ना। अब इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। कुछ और भी अपॉइंटमेंट है, उनको पढ़ लेते हैं। एक अपॉइंटमेंट ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के 91 मतलब 51, ठीक है, 91 नंबर के जो सीजीआई बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम है संजीव खन्ना। इनका कार्यकाल क्या होगा, इनका कार्यकाल 6 महीने से कुछ ज्यादा होगा। आपसे इनका कार्यकाल पूछेंगे ही नहीं, अभी हम समझा देंगे आपको। क्या लिखा है, वर्तमान सीजीआई कौन है, इनका नाम है DY चंद्रचूड़। लेकिन ये सिर्फ कब तक रहेंगे, 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 10 नवंबर को जाहिर सी बात है इनका विदाई समारोह होकर के ये फ्री हो जाएंगे। 11 नवंबर को आपको नए सीजीआई मिलेंगे, संजीव खन्ना। अब सीजीआई कैसे बनते हैं भाई, देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं जिसको सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के तौर पे जाना जाता है। और इनके जो न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश जितने भी होंगे, उनका जो कार्यकाल है या टर्म ऑफ ऑफिस है
जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो होता है 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, वो 65 ईयर्स तक ही अपने पद पे रहते हैं। तो फिर इनका कार्यकाल क्या होना चाहिए? इनका कार्यकाल कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर ये कब तक रहते हैं? मतलब कहने का ये है, जैसे अब ये है शख्स जो संजीव खन्ना साहब हैं, अब जब ये 6 ही महीने रहेंगे तो आप इनका देख सकते हो, इसका मतलब ये तकरीबन 64 साल 6 महीने के होंगे। एक आइडिया लगाइए, आप मैथमेटिकली सोचिए, आखिर ये 6 महीने रहेंगे और जब 65 साल सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज है, तो इसका मतलब साफ साफ क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ यही हुआ कि भाई सीधा सीधा मीनिंग कहने का है कि 64.5, राइट। तो ये जब 65 साल से 6 महीने ही कम है, तो इसका साफ साफ मतलब यही हुआ। ये समझने की बात है पॉइंट ना। तो मतलब साफ साफ स्पष्ट है कि 51 और ये सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमको इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपसे इनका कार्यकाल नहीं पूछेगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या सीजीआई हैं, ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। हाई कोर्ट के हैं तो 62, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो 60। ये आप इसको अलग से याद कर लीजिएगा, तो फिर प्रॉब्लम आपको कोई नजर नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है? अब इसमें क्या है कि वर्तमान जो सीजीआई है डीवाई चंद्रचूड़, इनको आपको पढ़ने नहीं है। अब अगले जो सीजीआई बन रहे हैं वो संजीव खन्ना है और 51 नंबर के होंगे। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि इनका कार्यकाल 11 नवंबर से स्टार्ट होगा, तो ये अप्रैल में कहीं ना कहीं अपने पद से फिर हट जाएंगे। अप्रैल में फिर कोई आपको नया सीजीआई मिलेगा। जो वर्तमान सीजीआई होता है वही व्यक्ति नए सीजीआई की सिफारिश करता है, ये नियम है। फिर हमारे यहाँ जो लॉ मिनिस्ट्री है वो उसको ओके करके भेज देती है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इसका अपॉइंटमेंट कर देते हैं। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आपको मिल जाता है। अब इसके अलावा क्या पॉइंट है? ये प्रक्रिया हो गई। अब कार्यकाल आपको मालूम ही चल गया 65 वर्ष की। हालांकि अमेरिका वगैरह में अलग है, वो लोग अपना एक लाइफ टाइम तक अपना काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ किसी भी सीजीआई कार्यकाल जरूर नहीं कि 3 साल 4 साल 5 साल गया हो, इतना जाते ही नहीं। अभी तक देखिए कोई महिला सीजीआई बनी ही नहीं हमारे यहाँ, उसका नंबर ही नहीं लिस्ट में आया, क्या बनेंगे। अब उम्मीद है बीवी नाग रत्ना, अगर पॉसिबिलिटी है वो भी 27 में, और अगर कोई मिस हैपनिंग ना हुई, मान लो उन्होंने किसी वजह से इस्तीफा दे दिया या कोई और बात हो गई, अगर प्रॉपर काम करती रही तो उनकी उम्मीद है 2027 में वो भारत की पहली सीजीआई बन सकती है। तो एक बात तो ये हो गई। अब ये एक मैटर था सीजीआई का। दो जो चीज जो जज हैं, जो अब इसमें कौन बनता है? जो सबसे सीनियर जज होता है, यानी संजीव खन्ना से ज्यादा कोई सीनियर नहीं रहा होगा, तो सबसे सीनियर जज को ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने का मौका मिलता है। ये पॉइंट इतना यहां तक क्लियर है। आगे देखते पॉइंट क्या लिखा है। आगे कुछ अपॉइंटमेंट है, जैसे हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है वो हरियाणा के सीएम है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के सीएम है। फिर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो फिर आपको झारखंड के सीएम मिलेंगे। फिर थोड़ा पीछे जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, कुछ इस तरीके के स्टेट, सिक्किम मिल जाएंगे ना। तो जितने लेटेस्ट हैं सारे पढ़ लीजिए। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी। ये दूसरी बार इन्होंने मुख्यमंत्री तौर पे शपथ ली। मनोहर लाल खट्टर साहब थे जिन्होंने मार्च में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, तो मनोहर लाल खट्टर जी तो केंद्र मंत्री बन गए, सांसद हो गए वो। अब नायब सिंह सैनी को क्या हुआ कि मार्च में मौका मिल गया एज ए सीएम बनने का हरियाणा का। बीजेपी सरकार वहां फिर से जीत गई है 2014 से 19, 19 से 24, ये उनकी तीसरी बैटिंग चल रही है हरियाणा में ना। तो ये हरियाणा के जो अभी ये नायब सिंह सैनी सीएम बने हैं, ये भाजपा से हैं और दूसरी बार इनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। 90 सीटें हैं वहां हरियाणा में, ठीक है। इसके बाद देखिए पॉइंट क्या है। फिर एक और आता है पॉइंट, इसको पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, अभी तो उसकी स्थिति केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर ही है। तो पहले जो मुख्यमंत्री इनका नाम है जो पहले मुख्यमंत्री बने, इनकी पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। कभी इनकी पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। इनके बाबा, इनके पिताजी सब तो राजनीति में रहे, पुराने दिग्गज हैं कश्मीर के। इनकी तो खैर इंपॉर्टेंट इतनी तगड़ी है कि बता नहीं सकते हम आपको, क्या क्या इन्होंने नहीं गुल खिलाए। ठीक है, कश्मीर ऐसे कश्मीर नहीं बना ना। खैर, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है। अब ये चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके पहले सीएम है, क्योंकि वहां भी
19 के बाद कुछ हुआ नहीं, वहां इलेक्शन 14 में हुए थे। 14 में पहली बार कोई महिला वहां सीएम बनी थी, जिनका नाम था महबूबा मुफ्ती। ठीक है, तो महबूबा मुफ्ती जो थी वो पहली महिला सीएम थी। ये चूंकि दोबारा भी सीएम बन चुके, इससे पहले भी एक बार सीएम रह चुके हैं ना। ठीक है, ये फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, उमर अब्दुल्ला। तो उमर अब्दुल्ला बनाए जाएंगे, ये सीएम जो है मतलब बनाए गए हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर ये एक प्रकार से पहले सीएम है, लेकिन उम्मीद है कि अब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा, ये बहुत जल्दी एक राज्य बनेगा। तो फिर से स्थिति वही हो जाएगी जैसा कि अभी आप लोग पढ़ते हो, भारत में कितने राज्य हैं? 28। स्टेट कितने हैं? सॉरी, यूटी कितनी? 8। फिर ये चेंज हो जाएगा, चेंज होकर के कुछ इस तरीके से होगा, है ना, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे। ठीक है, अभी तो 28 और 8 पढ़ते हैं। ये हुआ नहीं है, आप लोग नोट मत कर लीजिएगा, इसको समझा रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर एक राज्य बनता है तो इसकी संख्या 28 से क्या हो जाएगी? नहीं सॉरी, यहां फिर चेंज हो जाएगा। संख्या इसकी 28 से क्या हो जाएगी? 29 हो जाएगी ना, ये तो बढ़ जाएगा भाई। 28 में एक एक यहां से कम होगा ना, तो जब एक यहां कम होगा तो यहां बढ़ जाएगा, तो 27 नहीं सॉरी 29 और 7 हो जाएंगे। ये स्टेट और ये यूटी, ऐसा स्ट्रक्चर तब संभव है जब जम्मू कश्मीर एक राज्य बनता है। फिर लिखा है दिल्ली सरकार की मौजूदा शिक्षा एवं वित्त मंत्री आतिशी, ठीक है, इनको शॉर्ट में आतिशी ही कहते हैं, दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। क्या हो गई भाई? अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया और सबको पता है कि वो जेल में रहे, उनके ऊपर आरोप है। ठीक है, इसके बाद जो है थोड़ा और पढ़ लेते हैं इनके बारे में। दिल्ली की महिला सीएम बनी है तो थोड़ी इनकी और विशेषता पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ, लिखा हुआ है आतिशी मारलेना सिंह, पूरा नाम इनका ये है आतिशी। कभी कि मुख्यमंत्री का नाम पूरा पता होना चाहिए। एक बार पेपर कोई हुआ था, इसमें अक्सर लोग जानते हैं गुलजार गुलजार गुलजार, तो एक बार पूछ लिया गया था गुलजार का पूरा नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। ठीक है, गुलजार साहब वही जो फिल्मों में या उसमें काम करते हैं। असीम मालिना सिंह दिल्ली के कालका जी, कालका जी क्या है? इनका विधानसभा क्षेत्र है, ध्यान रखना, जो मोटेड पॉइंट है ना, तो जो बहुत खास पॉइंट है, से निर्वाचित सदस्य हैं। आतिशी ने दिल्ली की 8वीं, ये ओवरऑल दिल्ली देखेंगे तो कौन से नंबर की सीएम है? दिल्ली की 8वीं सीएम है और राज्य की तीसरी महिला सीएम है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पहले 2 महिला सीएम रह चुकी, उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। केजरीवाल के बाद दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बनी है सुषमा स्वराज। सबसे पहले दिल्ली की सीएम बनी थी सुषमा स्वराज जी, जो हमारे बीच नहीं रही हैं। एक भाजपा की दिग्गज नेता प्लस केंद्र में मंत्री रही, यहां तक कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रही। और शीला दीक्षित, ये भी नाम काफी फेमस है, केरल में राज्यपाल के तौर पर रही और काफी लंबा समय रहा। के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। इसका मतलब इनसे पहले 2 लोग रह चुकी, सुषमा स्वराज जी और शीला दीक्षित जी। फिर क्या लिखा है, स्वतंत्र भारत में वो सीएम पद संभालने वाली 17वीं महिला है। मतलब कहने का यह है कि आजादी के बाद अगर देखें आप तो 1947 से लेकर के अब तक अपने पूरे देश में 16 महिलाएं सीएम रह चुकी हैं। और ये आतिशी जो है ये 17वीं महिलाएं हैं, जिसमें सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित भी शामिल है। बात क्लियर है? अब पॉइंट क्या आता है, अब जो सबसे पहले सीएम किसी राज्य की महिला रही है वो यूपी की रही है। इनका नाम है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, ये अपने देश में किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम है, याद रखेंगे आप। हालांकि उत्तर प्रदेश को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ 1963 से लेकर के 67 तक। किसी भी पूरे अपने देश में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरोजिनी नायडू, ये भी गौरव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। तो दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, यहां पहली महिला सीएम और पहली महिला राज्यपाल, ये बातें नोट कर लेंगे। अब देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है। ये भी एक अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब लेटेस्ट है, जितने सीएम है तो सारे हमने लेटेस्ट करा दिए आपको। अब सीएम हर समय तो बनेंगे नहीं। फिर क्या लिखा है, हेमंत सोरेन ने राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। ये 4 जुलाई, डेट भी लिखी हुई है, 4 जुलाई का वाकया है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है जो चंपाई सोरेन थे, कुछ याद आया नाम? चंपाई सोरेन, ये भी जेल गए हुए थे, जेल गए तो इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया तो चंपाई सोरेन सीएम बने, जब आए तो फिर उनको हटाया और अब चंपाई सोरेन भाजपा के नेता बन गए।
हेमंत सोरेन। इसके बाद पॉइंट अगला क्या है, भाजपा नेता पेमा खांडू, भाजपा नेता पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ ले लिया है। ये 13 जून का मामला है। ये वो 4 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए थे। तो एक भाजपा नेता पेमा खांडू, ये भी कभी देश के युवा सीएम के तौर पे जाने जाते थे, तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ ली है। फिर अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा उड़ीसा का इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हो, मेरी समझ में ना हो, मे भी, क्योंकि बहुत सारे पेपर होते रहते हैं देश में। हालांकि अभी उड़ीसा पीसीएस होना था, वो पेपर होने दीजिए, मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। उड़ीसा पीसीएस 27 अक्टूबर को था, बट वो कैंसिल हो गया, आगे बढ़ गया है। मोहन चरण मांझी 15वें उड़ीसा के नए सीएम बने। सीएम का क्रम क्या है, 15वें उड़ीसा के हैं नए सीएम। 2 डिप्टी सीएम का भी ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री उड़ीसा के केंदुझर सदर से विधायक हैं। ये हम हमेशा मुख्यमंत्री की जो विधानसभा सीट है उसको हम लिख देते हैं ताकि इससे प्रॉब्लम ना आए ना। फिर क्या लिखा है, कर्णवर्धन सिंह देव को राज्य का डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके साथ ही पार्वती पारिदा के रूप में राज्य को पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी मिली है। 12 जून को इन्होंने शपथ ली है एज ए सीएम और 2 डिप्टी सीएम। मोहन चरण मांझी, ध्यान रखेंगे, उड़ीसा काफी चर्चा में रहता है। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू 24वें नंबर के, क्रम भी है, को चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और पवन कल्याण जो है, जो फिल्मों में देखा हो काम करते, साउथ के एक्टर भी पवन कल्याण है, इनको डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला है। तो पवन कल्याण डिप्टी सीएम, तो थोड़ा सा ऐसा कुछ होता भी है आजकल, लोग डिप्टी सीएम बनाने का एक कॉन्सेप्ट भी ले आए हैं, अक्सर ऐसा होता, बैलेंस करने के लिए है। इसके बाद क्या है पॉइंट, इसके बाद पॉइंट आता है, लिखा है कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री की दूसरी बार के रूप में शपथ ली है। ये 11 जून को लिया, डेट ही लिखी जिस दिन शपथ ली। शपथ लेने से ही कार्यकाल शुरू भी होता है, जब वो साइन करते हैं तो वहीं से उनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है 5 साल का। फिर लिखा है पूर्व चुनाव आयुक्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे हमें लगता है किसी न किसी एग्जाम में आ जाना चाहिए। पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत की तरफ से अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। एक तो ये चर्चा में रहे जब इन्होंने पंजाब से इस्तीफा दिया और एकाएक तुरंत इनको बना दिया गया, मतलब जो है तो इलेक्शन कमिश्नर, तो ये काफी बड़ा हंगामा हुआ था, देखा होगा। फिर एक कमेटी बनने लगी, बहुत चेंजेस हो गए, मतलब इलेक्शन कमीशन के अंदर बहुत चेंजेस हो गए ना, कि ऐसे नहीं पॉसिबल है। इसके बाद क्या है पॉइंट अगला, कुछ बैंकों के एमडी और सीईओ अभी हाल ही बनाए गए, जैसे एक्सिस बैंक है, ये सारे प्राइवेट बैंक है, ध्यान रखेंगे। इसमें इसको छोड़ दीजिए, मतलब एनएचबी को, ये तो गवर्नमेंट है। अमिताभ चौधरी बने हैं सीईओ, ठीक है। एनएचबी मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, संजय शुक्ला, इंडसइंड बैंक सुमंत कथपलिया, और फेडरल बैंक के सीईओ है केवी सुब्रमण्यम। ये कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है बैंकिंग संबंधित, जैसे एमडी एंड सीईओ, तो इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश में ही आ गया पॉइंट। फिर क्या लिखा है, वियतनाम ने सैन्य जनरल लुओंग कोओंग को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। यही इंपॉर्टेंट है कि अभी वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, जिनका नाम है लुओंग कोओंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है पॉइंट, पूर्व रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया है और तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का। प्रबोवो सुबियांतो दुनिया तीसरी सबसे बड़े लोकतंत्र इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और पूर्व राष्ट्रपति जो थे, जिनका नाम था जोको विडोडो, इनके बेटे हैं जिब्रान राकाबुमिंग को देश का उपराष्ट्रपति चुना गया है। ये ध्यान रखेंगे पॉइंट ना, तो नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट तो खरी सारे पॉइंट सही हैं। इसके बाद क्या है पॉइंट, एक जापान वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जापान के पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा देश के नए प्रधानमंत्री होंगे।
सत्तारूढ़ पार्टी ने उन्हें अपना नेता चुन लिया है। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में मतदान के जरिए इसीबा को तकनीकी रूप से पार्टी का नया नेता चुना गया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? फ्यूमियो किसिदा का। इन्होंने किसका स्थान जो है तो लिया हुआ है? फ्यूमियो किसिदा का। ये ध्यान रखेंगे पॉइंट। फ्यूमियो किसिदा का इन्होंने स्थान लिया हुआ है, ये चीज थोड़ी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये नए कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। इसके बाद क्या पॉइंट आता है? ये भी एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, श्रीलंका से, यहां थोड़ा चर्चा में है, एक तो राष्ट्रपति, दूसरे वहां की महिला पीएम। इसको पढ़ लीजिए। तो श्रीलंका में क्या है? हरिणी अमर सूर्या। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसा ही पढ़ा रहे हैं आज आपको हम। हरनी अमर सूर्या ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस पद पर पहुंचने वाली तीसरी महिला नेता है। ये देश की 16वीं प्रधानमंत्री है, ये ध्यान रखें। हालांकि इस प्रकार का कंटेंट हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको दाएं बाएं कुछ करने न पड़े, आप इसी काम चला लेना। फिर क्या लिखा है? श्रीमावो भंडार नायके श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री 1960 में बनी थी। आप सोचिए, इनकी विशेषता ये है, ये विश्व के किसी भी देश की पहली महिला पीएम है। विश्व के किसी भी देश की पहली महिला पीएम, वो दुनिया के किसी भी देश की पहली महिला पीएम रही है। क्वेश्चन बहुत कॉमन है, रेलवे वगैरह में तो जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है? 1994 में उनकी बेटी चंद्रिका भंडार नायके कुमारतुंगा 1994 में 3 महीने के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर रह चुकी, इनकी बेटी ही रही है। अब ये तीसरी आई, ये दिल्ली से ही पढ़ी हुई हरनी अमर सूर्या जी हैं, इन्होंने दिल्ली से पढ़ाई की हुई है अपनी। अब इसके बाद देखते हैं यहां क्या पॉइंट है। लिखा है कि वो देश की पहली और अब तक की एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं, यानी एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं, और देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री है। क्या नाम इनका है? ये चंद्रिका भंडार नायक के, ध्यान रखेंगे, ये उन्हीं की बेटी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? अब क्वेश्चन आता है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने, यही इंपॉर्टेंट है। अनुरा दिसानायके श्रीलंका के नवे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने। क्लियर है पॉइंट? अब देख लेते हैं आगे हम लोग। और एक क्वेश्चन और पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद ने मोहम्मद गाजी जलाली को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये सब भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमें लगा कि जितने, अभी बहुत सारा है, अभी अगर हम पढ़ाना चाहें तो और बहुत सारे अपॉइंटमेंट कम से कम 100 निकल आएंगे, लेकिन ये जो सबसे लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, वही हमने इनको आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। बाकी जैसा कुछ लगता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी बात कहिएगा, और उम्मीद है कि हम विद इन या 1 या 2 डेज या 1 नवंबर या उससे पहले से ROPCS की अब टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे रात को लाइव क्लास के साथ। तो इसमें सीखने का मौका ज्यादा मिलेगा, और उससे हमें लगता है बहुत सारे बच्चे जुड़ने का प्रयास भी करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से। थोड़ा व्यस्तता तो हमारी हमेशा रही है, और वो थोड़ी व्यस्तता अब कम हो गई है, तो अब उम्मीद है कि हम नाइट वाली क्लास जो है आप सबके साथ लाइव क्लास हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।